और नेतन्याहू ने अब ईरान से लड़ने का इरादा कर लिया है। जनवरी के महीने में ईरान पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान में प्रदर्शन वाली मुहिम कमजोर पड़ने पर अगले 24 घंटे में नेतन्याहू और ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की 3 ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में ये ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other will do it immediately. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप ने दिखाई मीगा कैप। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। बम लोड कर दिए गए हैं। ये अमेरिका से मिला F-15 फाइटर जेट है और इसमें लगी मिसाइल और बम भी मेड इन अमेरिका है। इजराइल से ऐसे वीडियो जारी होने का मतलब साफ है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा करना चाहते हैं। Well, I'll tell you about action because I was presented a few days ago, actually 2 weeks ago, with the prospect that they're having field exercises in which they're practicing launching ballistic missiles at Israel. So I passed the message. I think I made it public, so it's not secret. I said, if you dare do that, the results would be devastating. So I hope Iran doesn't make that mistake. नेतन्याहू की वार्निंग के साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की पहाड़ तोड़ धमकियां भी हैं, जो जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही को समेटे हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान गंभीरता से ले रहा है। उसके कमांडरों की मीटिंग रोज हो रही है। वो बार बार चेक कर रहे हैं कि नेतन्याहू को कहीं फिर से जून 2025 जैसे युद्ध का लाइसेंस तो नहीं जारी कर दिया गया। अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन खमेनी के दुश्मनों को नया मौका दे रही है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ही उठाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा या फिर 2026 में जनवरी के महीने में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी खुफिया तरीके से की गई है और इसे ही ट्रंप का जनवरी जैकपॉट कहा जा रहा है। اقداماتی یا اظهاراتی که امثال نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا برخی از مقام‌های
رادیکال آمریکایی، مقام‌های تندرو آمریکایی در رابطه با مباحث داخلی ایران مطرح می‌کنند در قاموس بین‌الملل چیزی نیست جز ترغیب به خشونت، ترغیب به تروریسم، ترغیب به آدمکشی. ईरान ने वेनेजुएला को लेकर भी अमेरिका पर हमला बोला है। ईरान कह रहा है कि निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अगवा किया है और अपनी ताकत के बल पर दुनिया के कानून को रौंद कर ट्रंप अब हर देश से युद्ध लड़ना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामैनी का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, ऐसा दावा जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उसको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले। Look, we don't seek escalation. I hope they don't. But if they do, all bets are off. पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमलों के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा और फिर खाड़ी के आसपास अमेरिका के सैन्य अड्डे भी इसके चपेट में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि फिर ईरान और इजराइल के बीच आखिरी दम तक युद्ध लड़ा जाएगा। Trump is looking to distinguish himself from past presidents like Obama and Biden. Those presidents provided rhetorical support for Iranian protesters in past protests, but members of the Republican Party certainly have challenged those presidents for not doing more to defend protesters and protect them against violence and repression from the Iranian state. So this is Trump planting his flag down and trying to look tough and offer something different and meaningful. I would be surprised if he matched his words with actions, though. This is very much American first president. So I would not sure if Twitter pressure or diplomacy is going to result in anything positive in Tehran. 9/11 का आतंकवादी हमला याद कीजिए। ट्रंप ने इस वीडियो को सैकड़ों बार देखा है। इसी वीडियो को देखकर अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने सैकड़ों बार कसम खाई है कि अब हर दुश्मन को इसी तरह चुन चुन कर मारेंगे। 9/11 के हमले के बाद इन 25 सालों में अमेरिका ने 6 टारगेट चुने। शुरुआती टारगेट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में खत्म किए गए, फिर बराक ओबामा आए, उस दौर में भी जंग जारी रही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए भी युद्ध होते रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के अंकल सैम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में पहला नंबर आया इराक का, जहां से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। फिर दूसरा नंबर आया लीबिया का, जहां मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट किया गया। इस दौरान अराजक हुए लीबिया में गद्दाफी की हत्या भी कर दी गई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की फोर्स सुपर एक्टिव हो गई। तीसरे नंबर पर लेबनान यानी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया।
और फिर चौथे नंबर पर गाजा यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों इजराइल के दुश्मन रहे हैं। पांचवा नंबर आया सीरिया का, जहां अमेरिका और इजराइल की मदद से जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट किया। सवाल है कि ईरान में जो हालात अभी हैं उसे लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर भीड़ के बहाने क्या ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खमैनी और उनके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह से हासिल कर लिया जाए।